एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज। लेकिन इस पढ़ाने से पहले मेरा एक सुझाव है कि मेरा फेजर एंड फेजर डायग्राम और बेसिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी सर्किट कंटेनिंग आर, एल एंड सी तथा एलआर सर्किट पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा सुझाव होगा कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को आपको समझने में आसानी होगी। और मेरा एक और सजेशन है कि बेसिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पर मेरा एक लेक्चर है जिसमें इस अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मैंने ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों वे से जो एनालिसिस किया है और एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है उसको भी क्लियर किया है। उस लेक्चर को तो ज़रूर देख लें ताकि आपको एसी समझने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम आ रहे हैं अपने सब्जेक्ट पर। यह है एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज। ये डायग्राम देखा जाए, इसमें जो है ये रजिस्टर है जिसका कि ये रेजिस्टेंस आर हुआ और ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, और इसको जो है सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ से यानी E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ से इसको जोड़ दिया गया है। अब ये जानते हैं कि एसी सोर्स जो है, एसी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है जो वोल्टेज होता है, आप ओम लॉ से जानते हैं कि रेजिस्टेंस इंटू करंट के प्रोडक्ट को वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, वी आर, यानी वी आर मैंने वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इंटू आई, इसको ये शो कर रहा है। और ये मैंने कैपेसिटेंस है, तो ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये लिखे हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इक्वल टू एक्स सी इंटू आई, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंटू करंट का प्रोडक्ट जो है इसको कहते हैं वी सी, मैंने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, और ये हुआ कैपेसिटर हुआ इतना में मैंने वी सी। अब जो है इसमें ये देखा जाए, रजिस्टर में जो है ये पढ़ाई थी एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस वनली में, रजिस्टर वनली में था कि करंट का डायरेक्शन और वोल्टेज जो है दोनों एक ही फेज में होते हैं, इसलिए दोनों जो है सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये करंट का डायरेक्शन एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है यहाँ एरो मार्क से शो किए, दोनों सेम डायरेक्शन में काम करता है। और कैपेसिटेंस में ये समझाए थे कि करंट का डायरेक्शन जो होता है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस जो होता है वह माना ये जो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस करंट से जो है π/2 से वह जो है फिर लैग करता है। और इसको जो है ये तो हमने यहाँ डायग्राम में किया, फिर उसको हम मैंने प्रूव भी करेंगे और साथ साथ जो है सो इसको हम यूज करेंगे फेजर डायग्राम में। तो अभी जो है थोड़ा इसका जो लैंग्वेज जो है हम थोड़ा शॉर्ट में बोल देते हैं। ये जो अभी जो बात बोले हैं, लेट अस कंसीडर ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर and a capacitor of capacitance C be connected in series with the source of alternating EMF E. The value of E is given by E equal to E naught sin omega t। इस इक्वेशन को 1 मान लिए। अब हम यहाँ समझा रहे हैं फेजर डायग्राम। ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, और ये जो है मतलब वो ए डायरेक्शन में जो है ये करंट को शो कर रहा है, और वी आर यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है ये भी जो है सो मैंने इसी डायरेक्शन में शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि करंट और ये जो है सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दोनों जो है सो मतलब सेम फेज में होता है, इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। अभी टॉक किया, यहाँ करंट का डायरेक्शन एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है दोनों जो है सो एक ही फेज में है, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यहाँ देखा जाए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस सी है और ये करंट का डायरेक्शन है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस से लैग्स द करंट बाय एंगल π/2, या π/2 से ये लैग कर रहा है। कौन लैग कर रहा है? वीसी विद रिस्पेक्ट टू आई। अब इसको हम लोग यहाँ फेजर डायग्राम में दिखाएं। ये करंट का डायरेक्शन है और ये है वीसी यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस जो है ये जो शो किए हैं कि ये π/2 से जो है सो ये क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है, और ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। और इसमें जो है ये जो बनाए हैं ये जो, अब इस पर जो है सो विचार करते हैं E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये फेजर डायग्राम में भी जो है आप जानते हैं कि इस E को जो है ये हुआ मतलब जो अल्टरनेटिंग EMF जो अप्लाई की यानी रिजल्टेंट वोल्टेज E जो है ये E को हम लोग इस डायरेक्शन में शो किए हैं, मतलब वो भी डायरेक्शन में। और एक्चुअली ई नोट जो है ये इसका हुआ मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको ये मैक्सिमम वैल्यू है, हालांकि ये दिए हैं, हम फिर उस पर भी विचार करेंगे, बताएंगे ये क्या है। तो यानी E जो है वो कितना से एक्स एक्सिस से जो है ओमेगा टी एंगल बना रहा है। इस डायग्राम को जरा ठीक से समझा जाए। ये बताएं कि करंट का डायरेक्शन और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस जो है ये 90 से ये लैग कर रहा है, कौन? वीसी। और मैंने रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इसलिए मैंने एक सेम डायरेक्शन है क्योंकि बोथ आर इन सेम फेज, और ये जो है सो π/2 से लैग कर रहा है। अब ये देखा जाए
ये जो OC जो है जिसको कि VC रिप्रेजेंट करता है और OA को जो है VR रिप्रेजेंट करता है, तो OC का ठीक पैरेलल जो है यहाँ एक लाइन मैंने AB खींचा है। तो AB जो है पैरेलल है किसका, ये OC का, और ये किसको शो कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस को। ये भी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस को शो कर रहा है। और ये जो है इसका पैरेलल ये खींचे हैं CB लाइन, तो ये OA का पैरेलल क्या हुआ, ये CB हुआ। तो ये हुआ इसका मेरा कौन, फेजर डायग्राम। अब एक चीज़ देखा जाए, यानी रिजल्टेंट EMF जो E है और करंट दोनों के बीच का एंगल क्या है, फाई, इसको फेज एंगल कहते हैं। ये फेज एंगल क्या है, कैसे है, इसके बारे में भी हम इसका वैल्यू भी निकालेंगे, इसको समझाएंगे भी। अब हम आ रहे हैं कि इस मतलब सर्किट का में आप देख क्या रहे हैं, सर्किट में हम देख रहे हैं कि हमको जो है एक रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। तो हम जो करंट फ्लो करता है तो मेरा दो सिचुएशन बनता है, एक बनता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, दूसरा बनता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। तो हम इसको 1 बाय 1 करके हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ हमने एक पॉइंट लिखा है, इफ I be the current flowing in this circuit at any instant, the number 1 voltage VR equal to R into I across the resistance R, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हुआ, कौन, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हुआ यानी VR, और ये जो है इसके बारे में लिखा है मतलब VR across the resistance R and the current I will be in the same phase, hence the phasor VI and I are in the same direction as given in figure 2। चूँकि ये कर रहे हैं यानी वोल्टेज मैंने VR और I जो है ये दोनों जो है सो सेम फेज में है, इसलिए करके जो है सो ये मतलब दोनों जो है सो एक ही डायरेक्शन में ये जो है सो ये शो हो रहा है। यही चीज़ को यहाँ लैंग्वेज में भी लिख दिया है कि voltage across resistance and I will be in the same direction, hence phasor of VR and I are in the same direction। तो फेजर किसका, तो VR का फेजर, और फेजर किसका, I का, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और मैक्सिमम वोल्टेज जो इसका होगा, इसमें जानते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज ये लिखे हैं, ये नोट जो दे रहे हैं ये नोटेशन, ये जीरो जैसा जो है ये है मतलब मैक्सिमम को शो करता है। V है वोल्टेज, R है रेजिस्टेंस, तो इसको लैंग्वेज में बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस को हम वोल्टेज कहते हैं, माने वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस, और इसको इक्वेशन 2 मान लिया है। तो अभी क्या बताए कि हमने जो करंट जो फ्लो कराया इस सर्किट में, तो इसमें जो है सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हुआ और उसका मतलब वैल्यू निकाले। और दूसरा क्या होगा, जब करंट इसमें फ्लो करता है तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो है क्या सिचुएशन बनता है, सिचुएशन यही होगा कि C के अक्रॉस जो है वोल्टेज अक्रॉस C मतलब उत्पन्न होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, XC इंटू I है। इसी बात को मैंने यहाँ लैंग्वेज में भी लिख दिया है कि वोल्टेज अक्रॉस मैंने वोल्टेज VC यानी XC इंटू I across the capacitance C lags behind the current I by an angle pi by 2, hence phasor VC makes an angle pi by 2 with the phasor I in clockwise direction। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है कि करंट का ये डायरेक्शन है, अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस का ये डायरेक्शन है। तो ये जो है ये करंट जो है और वोल्टेज अक्रॉस मतलब कैपेसिटेंस ये क्या करता है, पाई बाय 2 से जो है सो ये क्या करता है, लैग करता है। कौन लैग कर रहा है, VC लैग कर रहा है करंट के रिस्पेक्ट में, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बना रहा है। तो हम ये देखा कि जब करंट फ्लो किए तो क्या हुआ, VR उत्पन्न हुआ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। और मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस जो ये कैपेसिटेंस क्या होता है, ये जो है इसको लिखेंगे, मतलब ये नोट को बताए, इसको बता रहे हैं। जीरो का मतलब ये हुआ नोट मतलब मैक्सिमम, V मैंने वोल्टेज, C मैंने कैपेसिटेंस, इसको लैंग्वेज में बोलेंगे मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इक्वल टू मैक्सिमम करंट इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी रिएक्टेंस को करंट मैक्सिमम करंट से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। इस इक्वेशन को 3 मान दिया, वेयर XC इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या बताया कि करंट I जो फ्लो करता है, तो करंट I फ्लो करता है तो हमको दो बात होती है, VR निकलता है और VC निकलता है। VR का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, VC का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, इसको मैंने इक्वेशन 2 माना, यहाँ जो निकला ये 3 माना। अब हम आ रहे हैं इस पर जो है सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ हम समझा रहे हैं, तब ये बात और अच्छा से समझ में आएगा। ये देखा जाए, मैंने एक ट्रायंगल बनाया OAB, ये तो बताए थे कि OC का पैरेलल जो है सो AB खींचा है और OA का पैरेलल जो है सो CB खींचा है।
तो इसका जो है ये देख रहे हैं कि ये करंट जो है माना करंट के डायरेक्शन से BC 90 डिग्री बना रहा है और इसी का ये पैरेलल है, तो ये एंगल जो है ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। OAB जो है ये 90 डिग्री होगा। तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल OAB में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो OA प्लस AB, चूँकि ये OC जो है यानी BC को शो कर रहा है, ये डायरेक्शन हुआ, माना AB जो है ये OC डायरेक्शन में। OAB ट्रायंगल में OA प्लस AB इक्वल टू OB, OA प्लस AB इक्वल टू OB, और OA का वैल्यू आप ये दिखा रहे हैं क्या है, VR है, यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है। AB का वैल्यू क्या है, ये VC, क्योंकि उसी का ही पैरेलल हम AB खींचे हैं, तो ये हुआ VC, और OB जो है ये रिजल्टेंट EMF को शो कर रहा है, ये हुआ। तो यह इसी को हमने यहाँ लैंग्वेज में जो वहाँ मतलब समझाए मैथमेटिकली लिख दिया, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक ही बात है कि VR प्लस VC इक्वल टू E। यहाँ जो है ये लिखने में छूट गया, यहाँ ये वेक्टर का नोटेशन दे दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है ट्रायंगल OAB में लगा रहे हैं। पहले हम इस ट्रायंगल पर समझा देते हैं, तब उस लैंग्वेज की बात करेंगे। अब देखा जाए ये ट्रायंगल है OAB, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 है, और OAB जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो OB स्क्वायर ये हुआ हाइपोटेनियस स्क्वायर, और ये हुआ बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और OB जो है एक्चुअली एक बात हम बोलना चाहते हैं, फेजर डायग्राम में भी बताया था और अभी भी हम फिर बता रहे हैं कि E जो लिखते हैं, I जो लिखते हैं, VC जो लिखते हैं, ये एक्चुअली ये इसका जो है सो मैक्सिमम वैल्यू है। ये करंट का भी मैक्सिमम वैल्यू है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, V0C। तो ये जो है तो हम ये लिखते हैं OB को क्या लिखेंगे, E नहीं लिख करके हम E0 लिखते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और ये जो OA जो डायरेक्शन है ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को शो करता है VR को, तो इसको लिखेंगे V0R। ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ किसका, माना इस वोल्टेज का, तो V0R मैंने मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। और AB को क्या लिखेंगे, चूँकि ये VC का ठीक पैरेलल खींचे हैं, तो V0C वोल्टेज ने मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। इसको फिर बोल रहे हैं, ये हुआ मैक्सिमम वोल्टेज स्क्वायर, ये हुआ मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटेंस। तो OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये ट्रायंगल ये लगा दिए राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हुआ यानी OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, सॉरी OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो E0 स्क्वायर इक्वल टू V0R स्क्वायर, V0C स्क्वायर। इसको हमने जो है यहाँ तो वहाँ ट्रायंगल पर समझा दिए, यहाँ चूँकि लैंग्वेज में भी लिखना होगा आपको, तो लिखा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रायंगल OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और E0 स्क्वायर इक्वल टू V0R स्क्वायर, V0C स्क्वायर। अब V0R और V0C ये दोनों को इक्वेशन 2 और 3 में निकाले थे। 2 कहाँ से आया, तो वोल्टेज अक्रॉस जो रेजिस्टेंस जो हुआ तो उसके चलते जी क्या हुआ, V0R ये इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन जो 3 जो है V0C I0XC, इस दोनों वैल्यू को यानी 2 और 3 का यूज जो है इस इक्वेशन में अभी जो पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हैं उसमें यूज करें, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 5। ये इक्वेशन जो है इसको हमने 5 माना है, ये 5, ये इक्वेशन 5 हुआ। E0 स्क्वायर इक्वल टू V0R स्क्वायर, V0C स्क्वायर, और V0R का वैल्यू क्या दिया, ये I0R होल स्क्वायर, ये I0XC होल स्क्वायर। अब इसमें जो है I0 स्क्वायर जो है दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लिया तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर यानी E0 स्क्वायर इक्वल टू हो गया इतना। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो स्क्वायर को हटा देंगे तो I0 इक्वल टू क्या होगा, E0 बट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। यहाँ एक देखा जाए ये इक्वेशन जो है मेरा बहुत ही वैल्यूबल इक्वेशन है, इसका हम डिस्कशन करना चाहते हैं। एक्चुअली ये AC सर्किट का टॉप हुआ, हम AC वोल्टेज अप्लाई किए, और ओम्स लॉ आप DC सर्किट में जानते हैं। ये सपोज कीजिए कि ये कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ये कंडक्टर है और रेजिस्टेंस कितना R है, I करंट फ्लो करती है और 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E है। तो ओम्स लॉ से जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट, सो करंट इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस को DC सर्किट में क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो हम ये तो DC सर्किट की बात हुई। अभी जो हम इक्वेशन 6 निकालें उसकी तुलना हम इस इक्वेशन से कर रहे हैं। I इज ए कंपेरेबल टू I0, I की तुलना हम I0 से कर रहे हैं, ई वोल्टेज E की तुलना E0 से कर रहे हैं। तो मेरा डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है इसकी तुलना हम R से कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हेयर दिस टर्म इज वेरी एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस इन DC सर्किट
and this term is called impedance. This is the resistance and this whole term is called impedance. ये denominator जो है impedance यहाँ लिख भी दिया. Here the term under root r square plus xc square is very analogous to the resistance in DC circuit and it is called impedance. इसको impedance कहते हैं. ये important term है. ये definition भी पूछेगा. It is denoted by Z. इसको कैपिटल Z से सूचित करते हैं. अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर को Z से डिनोट किया. Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर. और आप एक्सी बराबर जानते हैं 1 बाय ओमेगा सी होता है. तो एक्सी की वैल्यू जो है सो ये फ्रिक्वेंसी इंटू ये जो हुआ कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दी 1 बाय ओमेगा सी और Z इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर. ये इक्वेशन 7 जो है ये हमको इम्पीडेंस का इक्वेशन निकला. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है फेज एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट. पहले इसको हम जरा सा क्लियर कर लें. ये डायग्राम को मैंने यहाँ भी बना दिया है ताकि आपको समझाने में आसानी पड़ेगी हमको. ये देखा जाए ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में हमको ये फेज एंगल के बारे में बात कर रहे हैं. हम लिख रहे हैं ओ ए बी ट्रायंगल में ये जो फाई जो होगा tan फाई इक्वल टू क्या होगा. ये क्या है ये परपेंडिकुलर है ये बेस है. तो ए बी बाय ओ ए ये लिखा है यहाँ पर tan फाई इक्वल टू यहाँ लिख भी देते हैं tan फाई tan फाई इक्वल टू क्या हो गया ए बी बाय ओ ए. ए बी बाय ओ ए. ए बी मेरा क्या है ए बी जो है ये शो करता क्या ये मैक्सिमम वोल्टेज को शो करता है. ये मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस. तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस को जो है ये लिख दिया आई नोट एक्सी और मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ओ ए को जो है ये वी आर कहते हैं. और इसका वैल्यू यहाँ रख दिया आई नोट कैंसिल हो गया एक्सी बाय आर. और एक्सी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी और आर. इसको सॉल्व किया तो tan फाई इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी आर. चूँकि एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी इसलिए फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय ओमेगा सी आर. ये हुआ फेज एंगल. फेज एंगल क्या हो गया फेज एंगल बिटवीन ये जो है ये जो डायग्राम में जो बताया ये फेज एंगल ये फाई जो है यानी किसका फेज. तो मैंने ये जो करंट जो है ये रिजल्टेंट ईएमएफ से कितना एंगल बना रहा है ये फाई बना रहा है. तो यही tan फाई का वैल्यू जो है ये निकाला. अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ लैंग्वेज में भी लिख दिया है द फेज एंगल between the resultant voltage and the current can be written as tan phi equal to AB by OA and V0 naught C, V0 R, I naught XC by I naught R. और इसको सॉल्व किया और यही tan इनवर्स जो वैल्यू निकाले. अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं. ये डायग्राम में ये जो दिखा दे इसमें यहाँ बनाए भी ये डायग्राम को हम लोग जरा ठीक से गौर करें. इस डायग्राम में ये जो है एक्चुअली इसको समझने के बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू और मतलब मैक्सिमम वैल्यू दोनों समझ में आ जाएगा. आप ये जानते हैं कि करंट का इक्वेशन जो है ये क्या हो गया यहाँ पर ये देखा जाए ये करंट के जो है यहाँ से लेके ये एंगल कितना है ओमेगा टी है और ये हो गया कितना और ये तो हुआ पाई बाय 2 हुआ. ये रिजल्टेंट ईएमएफ जो है ई ये एक्स एक्सिस से बना रहा है कौन ओमेगा टी और करंट जो है ये इससे जो है बना रहा है कितना फाई. तो ये करंट जो है एक्स एक्सिस से टोटल एंगल बनाएगा ओमेगा टी प्लस फाई. यही चीज़ को हमने ये अलग से डायग्राम में समझाया है. ओ ए को जो है हमने इस ओ ए से शो किया. ये एक्चुअली आई नहीं बल्कि आई नोट है. ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है. इसको जो है सो इसको हम लोग क्या कहते हैं फेजर. और ये फेजर जो है एक्स एक्सिस से जो है टोटल एंगल यहाँ से लेके ये एंगल जो है ओमेगा टी प्लस फाई बनाता है. और इसका जो है सो इसको फिगर करने में फिर यहाँ जो बनाते हैं तो फिर उलझन होता है इसलिए हम इसको साइड में बना दिया है ताकि आपको समझाने के लिए. ये ओ सी जो है ये हुआ एक्स एक्सिस और ओ ए तो यहाँ ओ ए वो बनाए
और ये एंगल शो कर रहे हैं ये यहाँ से लेके एक्स एक्सिस से ओमेगा टी प्लस फाइव है, और एम जो है इसका पैरेलल खींचती है, ओ सी पैरेलल है एम का और ओ लाइन इससे मिलती है, तो ये अल्टरनेट एंगल इस अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा। ये ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए एम ट्रायंगल में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर हो गया ओ एम, हाइपोटेनियस है ओ ए, तो ओ एम बाय ओ ए का वैल्यू जो है एक्चुअली ये आई नोट है, ये तो आई नोट देंगे तो ओ एम इक्वल टू क्या होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आई नोट जो है ये मैक्सिमम पीक वैल्यू को शो करता है, और ओ एम जो है ये लाइन यानी वाई एक्सिस पर जो यहाँ देखिएगा ओ ए का जो प्रोजेक्शन यहाँ जो लेंगे हम इसको हम ओ एम कहेंगे, तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो हुआ इस करंट का वो क्या हुआ, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ तो हमने लिख दिया, यहाँ लैंग्वेज में जो है सो यहाँ पर हमने लिख दिया है इसको, इसलिए उसको हमने फिगर से भी एक्सप्लेन किया। It is clear from figure 2 that the current lags behind the EMF by the phase angle phi. Hence, the instantaneous value of the current can be written as I equal to I naught sin omega t plus phi. इसको हम I naught into sin omega t plus phi लिख सकते हैं। ये इसका करंट का जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो हुआ ये कितना हो गया, ये OM, और इसका जो है सी निकालेंगे। अब इसमें जो है फेज एंगल भी बताया, इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताया, और अब जो है एक एनसीईआरटी बुक का एक प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये 15 नंबर का जो है एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ये 100 माइक्रोफारड कैपेसिटर इन सीरीज विद 40 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज सप्लाई। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन दिस सर्किट एंड व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द करंट मैक्सिमम एंड द वोल्टेज मैक्सिमम। इस दोनों के बीच में टाइम लैग क्या है, और आपको पहले तो मैक्सिमम करंट निकालना है। पहले क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया हुआ है इसको मैंने लिख दिया। हेयर सी यानी कंडेंसर का जो कैपेसिटी है वो कितना 100 माइक्रोफारड है, तो माइक्रोफारड को मैंने फारड में 10 to मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो फारड बन गया। सी का वैल्यू जो है ये 40 ओम है, नहीं सॉरी, यहाँ आर का वैल्यू जो है 40 ओम है, ये लिख दिया है। ई आर एम एस जो वोल्टेज सप्लाई जो है ई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कितना 110 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी जो है इसको स्मॉल एफ से डिनोट किए ये 60 हर्ट्ज है। तो हमें पहले जो है मैक्सिमम करंट निकालना है, तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस निकालेंगे। इम्पीडेंस निकलेगा तब हम करंट को भी निकाल लेंगे, और इम्पीडेंस का भी तुरंत इक्वेशन मैंने बताया है। ये सर्किट का इम्पीडेंस जो होता है ये बताए थे कि जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर को इम्पीडेंस कहते हैं। तो इस इम्पीडेंस के फार्मूला का यूज हम इस एनसीईआरटी बुक का जो प्रॉब्लम है उसमें अभी हम कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे the circuit impedance Z equal to under root R square plus 1 by omega C whole square, and Z equal to ये हो गया R square और 1 by 2 by एफ सी होल स्क्वायर, यानी ओमेगा को हम 2 by f बना दिए, और R का वैल्यू 40 दिया हुआ है, F का वैल्यू 60 है, और कंडेंसर का कैपेसिटी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है सो कितना है यहाँ 10 to the power -4 में उसको कन्वर्ट करके निकाला और इसका वैल्यू यहाँ रख दिया। तो Z को इसको ये किए, इसको सॉल्व किए 10 to the power 4, फिर इसको सॉल्व किया तो इसका वैल्यू मैंने ये निकला 47.99, यानी Z इक्वल टू 48 ओम इसका वैल्यू निकला, यानी इम्पीडेंस का। तो मैक्सिमम करंट इज गिवन बाय, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। तो मैक्सिमम वोल्टेज, और आप जानते हैं कि ई आर एम एस जो होता है ई नोट बाय रूट 2 होता है, मैक्सिमम वोल्टेज बाय रूट 2 को हम ई आर एम एस वैल्यू कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ई नोट को जो है हम आर एम एस वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, चूँकि आर एम एस वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ई नोट इक्वल टू लिख दे ई आर एम एस इंटू रूट 2, यानी रूट 2 इंटू ई आर एम एस के जगह पर मैंने ई नोट डाला, और रूट 2 और ई आर एम एस हमें दिया हुआ 110 और 48 ओम जो है अभी इम्पीडेंस निकला है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो करंट का वैल्यू 3.24 एम्पियर निकला, ये करंट का वैल्यू। अब दूसरा पार्ट का क्वेश्चन का है कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये तो हुआ मैक्सिमम करंट इन दिस सर्किट एंड व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द करंट मैक्सिमम एंड वोल्टेज मैक्सिमम। अब इस पार्ट को समझ, नंबर 2 पार्ट यानी बी, इन एसी सर्किट, इन आरसी सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल फाई। ये अभी तुरंत निकाले हैं कि इसमें जो है करंट जो है वो लीड करता है, किससे लीड करता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस से। तो tan फाई बराबर एक्स सी बाय आर, और एक्स सी का वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी, और ये आर तो 1 बाय ओमेगा सी आर हुआ, और tan फाई का वैल्यू ओमेगा का वैल्यू 2 बाय एफ डाल दिए, ये सी आर हुआ, और इसमें जो है सो
2 पाई एफ, और एफ का वैल्यू 60 दिया हुआ है और सी का वैल्यू 10⁻⁴ रखा और आर का वैल्यू 40 ओम दिया हुआ है, तो tan फाई का वैल्यू 0.6631 हुआ, यानी फाई इक्वल टू tan इनवर्स इतना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 33.5 डिग्री निकला, और यानी इसको हम रेडियन में बदल देंगे तो π/180 हुआ, तो इतना रेडियन। और टाइम लैग का क्या फार्मूला, टी इक्वल टू ω/ω2, फाई इक्वल टू ω/t, तो टी इक्वल टू φ/ω, और फाई का वैल्यू ये डाल दिया, ओमेगा का मान आप जानते हैं 2 पाई एफ होता है, और ये जो है सो फाई का वैल्यू जो था ये रख दिया, और यहाँ जो है सो ये 2 पाई और एफ का वैल्यू 60 हमको दिया हुआ है। इसको सॉल्व किए तो इस 1.55 10⁻³ मतलब सेकंड हुआ, और इसको अगर हटाते दीजिए क्या हुआ, इतना मिली सेकंड, ये हो गया इतना मिली सेकंड। तो टी इक्वल टू हुआ टाइम लैग इक्वल टू 1.55 मिली सेकंड हुआ।